बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 में हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध हुआ। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अंग्रेज़ों तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। कॉर्नवालिस को कंपनी के संचालकों ने 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम की 34वीं धारा के अंतर्गत हस्तक्षेप की नीति पर आचरण करने को कहा था, लेकिन उसे स्पष्ट आदेश थे कि वह विस्तारवाद के आदर्श पर युद्ध न करके केवल रक्षात्मक युद्ध ही करेगा। वो अपनी शांतिप्रिय नीति पर अधिक दिनों तक नहीं चला और शीघ्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को दबाना कंपनी के हित के लिए आवश्यक। अतः दोनों में संघर्ष हुआ। तो हम कारण देखेंगे कौन कौन से कारण रहे। पहला, मैंगलोर की संधि का अस्थायित्व। हमने देखा कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका अंत मंगलोर की संधि के माध्यम से हुआ था, और मंगलोर की संधि टीपू के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हैदर अली की युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो ये संधि दोनों पक्षों ने युद्ध से थक जाने के पश्चात की थी, और दोनों भली भांति जानते थे कि शीघ्र ही उनके बीच संघर्ष होगा। एक ओर तो टीपू इस संधि से असंतुष्ट था, तो दूसरी ओर अंग्रेज उसकी शक्ति को कुचलना चाहते थे। दूसरा कारण जो माना जाता है, टीपू का फ्रांसीसियों से संपर्क। हैदर अली की अपेक्षा टीपू अंग्रेजों के अधिक विरुद्ध था। वह उनके विरुद्ध फ्रांसीसियों और अन्य शक्तियों से सहयोग लेने को तैयार था। उसने 1784-85 में तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया में अपने राजदूत भेजे थे। फ्रांस की सरकार से भी दूतों के माध्यम से संपर्क किया था, लेकिन इन दोनों शक्तियों ने उसे सक्रिय सहायता नहीं मिली। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के इन प्रयत्नों को कंपनी के हितों के विरुद्ध माना। अब हम देखते हैं कॉर्नवालिस का विचार। इस युद्ध का कारण किस तरह था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार गृह सरकार की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी नरेश से युद्ध और संधि नहीं कर सकता था। वो केवल प्रदेशों की रक्षार्थ युद्ध कर सकता था। इंग्लैंड से आते समय कॉर्नवालिस शांति का इच्छुक था, लेकिन जब भारत आगमन के पश्चात टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो उसे दबाना आवश्यक था। इसलिए उसने संचालक मंडल को लिखा कि टीपू के साथ युद्ध की संभावनाएं प्रबल है। भारत में फ्रांसीसियों का अंत करने के लिए ऐसा जरूरी है, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे वो आक्रमणकाली कहलावे, और न ही अन्य शक्तियों की सहायता के आश्वासन के बिना टीपू से युद्ध करना चाहता था। अतः वह अवसर की ताक में था। मराठों को टीपू के विरुद्ध उकसाना। मराठे चाहते थे कि वह टीपू से कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के प्रदेश प्राप्त कर ले। अंग्रेजों ने नाना फडणवीस को टीपू के विरुद्ध उकसाया। 1788 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट को लिखा, मैं समझता हूँ कि फ्रांस के साथ युद्ध का निश्चय और तत्कालीन फल होगा टीपू के साथ युद्ध, और इस अवस्था में इस देश में मराठों का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। निजाम को भेजे गए पत्र में कॉर्नवालिस द्वारा मित्रों की सूची में टीपू का नाम शामिल न होना।
निजाम से गंटूर का प्रदेश अंग्रेज चाहते थे। निजाम इस पर राजी हो गया, बशर्ते कि कंपनी उसे टीपू से कुछ प्रदेश, जिन्हें हैदर अली ने निजाम से छीने थे, वापस दिलाने में मदद करे। इसके साथ कंपनी के मित्रों की एक सूची भेजी गई। इसमें टीपू का नाम नहीं था। उसका ये कार्य पिट्स इंडिया एक्ट की भाषा तथा भावना का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त कॉर्नवालिस द्वारा टीपू के विरुद्ध मराठा और निजाम के साथ त्रिगुट का निर्माण किया गया और अंग्रेजों ने टीपू से जीते हुए प्रदेश आपस में बांटने का आश्वासन दिया था। अब वह जो तत्कालीन कारण बना वो बना टीपू का आक्रमण था। किस पर? त्रावणकोर पर टीपू का आक्रमण। टीपू ने अंग्रेज सेनापति जनरल मीडोज को हराया। फिर कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में लिया। 1791 में टीपू ने कोयम्बटूर जीत लिया। दूसरी ओर कॉर्नवालिस पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। 1792 में उसने श्रीरंगपट्टम को घेरा। विवश होकर टीपू को श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। अब हम देखेंगे श्रीरंगपट्टम की संधि। 23 मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य ये संधि संपन्न हुई। इसमें टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। उसके जो प्रांत थे तीनों मित्रों ने आपस में बांट लिए। तीनों मित्र कौन कौन थे? मराठे, निजाम और अंग्रेज। तो हमने देखा श्रीरंगपट्टम की संधि की शर्तें हम पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों को मालाबार, बारामहल, डिब्रूगढ़ के प्रदेश प्राप्त हुए। कालीकट के कैनोन और कुर्ग के प्रदेश मिले। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश निजाम को दिए गए। मराठों को कृष्णा नदी तक का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ। इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में देना तय हुआ। जब तक रुपया नहीं दिया जाएगा, टीपू के दोनों पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखे गए। टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। इस संधि के मुख्य बात ये रही कि त्रावणकोर के हिंदू राजा, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध हुआ था, को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब हम देखेंगे इस संधि के परिणाम। मैसूर राज्य को प्रदेशों की हानि। हमने देखा कि अंग्रेजों को कुछ प्रदेश प्राप्त हुए, मराठों को बहुत बड़ा भूभाग दे दिया गया, निजाम को भी अनेक प्रदेशों की प्राप्ति हुई। तो इतने सारे प्रदेश हाथ से निकल जाने पर मैसूर राज्य दुर्बल हो गया और इसके बाद अंग्रेज कभी भी श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण कर सकते थे। दूसरा, आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव। इतनी बड़ी रकम अदा करने के कारण टीपू की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। 3 करोड़ रुपया मायने रखता है। टीपू अंग्रेजों का प्रबल शत्रु बना रहा। इन हानियों व अपमान को टीपू नहीं सह सकता था। वो अंग्रेजों का प्रबल शत्रु बन गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने अपनी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। फ्रांस, अफगानिस्तान को सहायता के लिए दूत भेजे और इस तरह वो अपनी 1794 में तक अपने हर्जाने की अंतिम किश्त अदा कर अपने पुत्रों को छुड़ा लिया। उससे राजधानी की किलेबंदी की, तोपखाने में सुधार किया, कृषि और उद्योग को प्रोत्साहित किया, प्रशासनिक सुधार किए और इस प्रकार उसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए मैसूर को तैयार कर दिया।